दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं और हिंदी मुस्कुराती है। दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर व्यंगकार और लेखक मुनव्वर राना की लिखी ये लाइनें हिंदी की सरहद पार की व्यापकता बताने के लिए काफी है कि बिना किन्हीं कर्मकांडों और हिंदी सम्मेलनों के भी हिंदी हमेशा से ही वैश्विक स्तर पर भी संवाद कायम करने में सामर्थ्य भाषा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर आजादी के आंदोलन के सभी सिपाहियों ने भी अगर हिंदी को आजादी के आंदोलन की भाषा माना और कहा कि यही भाषा देश को एक सूत्र में बांध सकती है, तो आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंदी उपेक्षित हो गई। हिंदी के हित के लिए 1975 से शुरू हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन का सफर अब 40 साल का हो चुका है। खुद हिंदी भी भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग और द्विवेदी युग से मोदी युग तक आ पहुंची है, लेकिन फिर भी वो लगातार हाशिए पर ही जाती रही और साहित्यकारों की झोली से निकलकर सिर्फ हुक्मरानों के दरबार में विराजमान होती गई। अब 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहा है और ऐसे में अब हिंदी के हितैषियों के जेहन में एक सवाल उमड़ रहा है। सवाल इन सम्मेलनों के नीति निर्धारकों से, आखिर 1975 से लेकर 2015 तक हुए हिंदी सम्मेलनों के बाद भी हिंदी को हिंदुस्तान में ही अपना हक अब तक क्यों नहीं मिला, और आखिरकार हिंदी के अच्छे दिन आएंगे तो कब आएंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। भोपाल में 3 दिवसीय विश्व हिंदी सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। कहा, डिजिटल वर्ल्ड में हिंदी समेत 3 भाषाएं ही दुनिया पर करेंगी राज। मैंने चाय बेचते बेचते सीखी हिंदी। पीएम मोदी ने संसद ठप मामले में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हवालाबाज मांग रहे हैं हमसे हिसाब। 400 से 44 पर सिमटने वाले क्यों नहीं करते आत्ममंथन। पीएम बनने के बाद पहली बार भोपाल आए नमो ने जनता का जताया आभार। बीजेपी संगठन और शिवराज सरकार की भी जमकर की तारीफ। मोदी की तरह रमन भी रेडियो पर जनता से करेंगे बात। 13 सितंबर से आकाशवाणी पर होगा कार्यक्रम शुरू। हर महीने के दूसरे रविवार को सुबह 10:45 से 11 बजे तक होगा प्रसारण। 40 से ज्यादा तहसीलों को सूखे से राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ ने केंद्र से मांगी मदद। सर्वे की रिपोर्ट भेजी दिल्ली। 15 सितंबर को भूखे पर रमन कैबिनेट भी करेगा मंथन। एनबीडीए के चेयरमैन राकेश साहनी की नियुक्ति पर जबलपुर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा, नियमों को दरकिनार कर कैसी दी नियुक्ति। मध्य प्रदेश सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब। बीजापुर में हाईवे पर प्रेशर बम की चपेट में आया सुरक्षाकर्मी। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। दंतेवाड़ा के चोलनार में 5 किलो का टिफिन बम जब्त। जांजगीर चांपा के 12 शिक्षकों पर कार्रवाई की गिरिराज। सरकार ने रोकी 2 वेतन वृद्धि। बीएड और डीएड की परीक्षा में नकल करते पकड़े गए थे शिक्षक। ग्वालियर में ट्रेनों में चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। आरोपियों के पास से जेवर समेत 5 लाख का माल जब्त। और लखनऊ में गांव वालों ने शराब दुकान के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। शराब की कीमतों को लेकर हुआ था विवाद। Program is sponsored by CXCT.
तो हम मानते हैं हिंदी का व्यापक आधार है, उसकी पहुंच, उसके सरोकार, सब कुछ व्यापक है। लेकिन हिंदी कहां है? क्या कर्मकांडों से अलग हिंदी सरकारी दफ्तरों से लेकर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जगह बना पा रही है? सत्ता आती है, जाती है, लेकिन हिंदी का हक हमेशा की तरह जस का तस रहता है। देश हिंदी में बोलता है, सोचता है, सांसें लेता है, सपने देखता है, अपने आंदोलन को अंजाम देता है, लेकिन फिर भी देश अपनी ही भाषा में शिक्षा हासिल नहीं कर सकता, राज नहीं कर सकता, न्याय नहीं कर सकता, और तो और रोजगार तक नहीं दे सकता। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जबकि हमारी भाषाएं देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, और अगर कोई पुल टूटेगा तो नुकसान सबका होगा। भाषाओं को अपना बेगाना बताकर, भाषाओं के नाम पर राजनीति करके कहीं हम खुद को ही तो घाटे में नहीं डाल रहे हैं? तो मध्य प्रदेश की धरती हमेशा से ही हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति, संवेदना और समाजवेशी स्वभाव के लिए जानी जाती है, और सोने पर सुहागा की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार भी हिंदी में ही सोचती और काम करती है। ऐसे में भोपाल में हो रहे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन से हिंदी प्रेमियों को काफी अपेक्षाएं हैं, और आशा है कि यह सम्मेलन हिंदी के नाम पर आयोजित होने वाला महज एक औपचारिक सम्मेलन बनकर नहीं रह जाएगा। तो दूसरी तरफ सम्मेलन में अपनी अनदेखी से नाराज राज्य के साहित्यकार इस सम्मेलन को लेकर सरकार की नीति और नियत पर ही सवाल उठा रहे हैं, और इसे सरकार की ब्रांडिंग का सियासी मैदान करार दे रहे हैं। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हां, अच्छे दिनों के इन्हीं दावों बादों के दम पर बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया और सत्ता सिंहासन हासिल करने की उसकी हिचकोले मारती हसरत हकीकत में बदली। सरकार बदली तो आवाम की उम्मीदें भी बढ़ी। देश के दुर्दिन दूर होने की मर चुकी आस फिर से जगी, और लगा कि अब हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी को उसके खुद के मुल्क में उसका असली हक भी मिलकर ही रहेगा, क्योंकि वतन की आजादी के बाद से ही हमारी हिंदी हमेशा हाशिए पर रही। और लंबे अरसे बाद देश और प्रदेश में एक साथ ऐसी सरकार आई जिसके मुखिया मोदी और शिवराज खुद हिंदी बोलने और बढ़ावा देने पर विश्वास रखते हैं। तो सुषमा स्वराज की तरह कई मंत्री भी हिंदी में लगाव रखते हैं। लिहाजा देश के सियासी मैदान में पहली बार बिंदी बन चुकी हिंदी इतनी ताकतवर दिखाई दी, जहां उसके मान सम्मान और अधिकार के लिए कई कारगर कदम उठाए गए। इन्हीं में से एक रही पूरे 32 साल बाद हिंदी के अपने मुल्क में विश्व हिंदी सम्मेलन की महत्वाकांक्षी संकल्पना, जिसे सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने जमीन आसमान एक कर दिया। दुनिया में हिंदी का दम भरने के लिए सरकारी खजाने से पानी की तरह पैसा बहाया गया, और आखिरकार आज वो दिन भी सबके सामने आ गया जिसके जरिए सदियों से सिसक रहे हिंदुस्तान और हिंदी के सपने को साकार करने का संकल्प लिया गया था। भोपाल के लाल परेड मैदान में बड़े धूमधाम और तामझाम के साथ गुरुवार को 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आगाज हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से हिंदी के इस महायज्ञ की शुरुआत भी की और हिंदी को उसका हक दिलाने की हुंकार भी भरी। एक प्रकार का ये हिंदी का महाकुंभ हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी को जानकार है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड में 3 भाषाओं का दबदबा रहने वाला है, अंग्रेजी, चाइनीज, हिंदी। वहीं सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सम्मेलन शुरू होने से पहले केंद्र के विदेश मंत्रालय से लेकर सूबे की शिवराज सरकार ने अपनी सारी ताकत तैयारियों पर झोंक दी।
हिंदी के बैनर तख्तियों के साथ ही शिवराज और मोदी के पोस्टरों से शहर को पूरी तरह से पाट दिया गया, ताकि देश और दुनिया से आ रहे हिंदी के विद्वानों के 3 दिनी चमखट में सरकार की छवि भी चमक जाए। साफ शब्दों में कहें तो हिंदी के गत्ते में लपेटकर खुद की वैश्विक ब्रांडिंग भी की गई। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, हमने मेक इन मध्य प्रदेश के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहनों रक्षाबंधन नहीं, इसको सुरक्षा बंधन बना दो। मुझे कैसे खुशी है, कार्यकर्ता सुरक्षा बंधन बनाने में जुट गए। लाखों कार्यकर्ता अपनी बहनों को राखी के बदले सुरक्षा बंधन का उपहार देने का काम कर रहे हैं। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने पूरी प्रदेश की सरकार बेटी माँ बहन और बेटी के साथ खड़ी करने की कोशिश की है। एक तरह से देश के हृदय और हिंदी प्रदेश की राजधानी हिंदी के बुखार में तप रही है, तो दूसरी तरफ इस समागम के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सवाल खड़े करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि हिंदी के खवैया यानी प्रदेश के साहित्यकार ही हैं, जिन्हें सरकार ने नजरअंदाज करते हुए पूरे सम्मेलन से ही दूर रखा है। तो हिंदी के साहित्यकार अब खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल कई और भी सामने आ रहे हैं। आखिर यह आयोजन किसके लिए है, जब सत्ता और समय दोनों हिंदी के साथ है? फिर भी क्यों हिंदी इतनी दयनीय बनी हुई है? क्या कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी आ गई है, या फिर हिंदी के नाम पर किए जाने वाले महासम्मेलनों में स्वार्थ असल मकसद से कहीं आगे निकल गया है? क्यों हिंदी को अपने हिंदुस्तान में खुद को राष्ट्रभाषा साबित करने के लिए सियासी मंच से नेताओं के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ रही है? और सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यही है कि आखिर इस हिंदी सम्मेलन से क्या हासिल होगा, और इससे पहले देश विदेश में हुए 9 सम्मेलनों से हिंदी का कितना विस्तार हुआ, कितना उत्थान हुआ, और हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए क्या क्या किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब हिंदी सम्मेलनों के नाम पर भी हिंदी को न मिल पाए सम्मान, आयोजन के मकसद पर बरकरार हो असमंजस और सम्मेलन की सार्थकता पर लोग लगाने लगे सवालिया निशान, तो सवाल उठते हैं। क्या हिंदी सम्मेलन से बीजेपी को मिलेगा सियासी फायदा? क्या सम्मेलन के बाद हिंदी बन पाएगी रोजगार की भाषा? क्या इस भव्य सम्मेलन के बाद देश दुनिया में बढ़ेगी शिवराज की साख? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। सबसे पहले कवि श्री गजेंद्र सिंह सोलंकी जी। सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साहित्यकार प्रभाकर स्रोती जी, जिनको शायद देश ही नहीं विश्व में लोग विख्यात हैं साहित्यकार के नाम पे। स्रोती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और स्वराज एक्सप्रेस के विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं। गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल स्रोती जी, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में आयोजित हो रहा है, 3 दिन का है, क्या लगता है आपको कि हिंदी को इससे आगे व्यापकता मिलेगी? स्रोती साहब। मैं समझता हूं कि ऐसे आयोजन एक तरह से इस बात की याद दिलाते हैं कि भाषा को हमें कितना अपने जीवन में याद रखना है। मुझे याद आता है कि मॉरिशस में जब हिंदी सम्मेलन हुआ तो मॉरिशस पहले फ्रेंच कॉलोनी थी जी। तो उसके बाद फ्रांस ने कई गुना पैसा लगाकर फ्रेंच सम्मेलन मॉरिशस में किया जी। अगर भाषा का ऐसा महत्व न होता जी। तो जिसकी सत्ता फ्रांस से चली गई है जी। वो मॉरिशस से चली गई है, वो व्यक्ति, वो भाषा या वो देश फ्रेंच मॉरिशस में लाना क्यों चाहता? और मॉरिशस कोई बड़ा देश नहीं जी। इसका सीधा मतलब यह है कि भाषा का एक बहुत बड़ा संबंध संस्कृति से होता है जी। जिस देश से भाषा, अपनी भाषा उठ जाती है, उससे संस्कृति उठते देर नहीं लगती जी। इसलिए ऐसे सम्मेलन मुझे लगता है कि उसकी याद दिलाते हैं और हमको बार बार आगाह करते हैं कि भाषा से और भाषा के महत्व से हमको लगातार परिचित होना है और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद
अपनी भाषा को जिंदा रखना है और उसको लोकप्रिय बनाना है, जनता में उसको व्याप्त करना है। जी, हम आपके पास फिर आएंगे प्रभाकर साहब जी। ये जानने के लिए आएंगे कि ये जो सम्मेलन, कई सम्मेलन हो गए, 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन है, इसका सिर्फ सम्मेलन तक ही अर्थ है या इस सम्मेलन से हमारे कम से कम हिंदुस्तान में हिंदी को और महत्व मिलेगा? हम आपके पास बाद में आएंगे। हम गजेंद्र सिंह जी से पूछते हैं। गजेंद्र जी, पहला हम आपका स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि आज के ये जो विश्व हिंदू सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ, झीले की नगरी में आयोजित हो रहा है, उसमें एक छोटी सी 2 या 3 लाइन की आप कविता अगर कहें तो हमारे दर्शक उससे गदगद होंगे। सबसे पहले तो मैं स्वराज एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इस विषय को चर्चा का विषय बनाया, लेकिन मैं इतनी देर से आपकी बातें जो सुन रहा हूं वो मेरी समझ से थोड़ी सी परे हैं। हमारे आदरणीय प्रभाकर जी ने जो बताया कि भाषा जो है संस्कृति का एक तरह से प्रचार प्रसार या संस्कृति का आधार बनती है, तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि राजनीति में हिंदी खूब होनी चाहिए, लेकिन हिंदी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि हिंदी राजभाषा या हिंदी के इतिहास में, जो मैं तो बहुत कम आयु में बहुत कम हूं, जो विद्वानों ने जिस तरीके से साधना करके इस स्तर तक पहुंचाया है, आज की स्थिति में जो विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ हो रहा है, इसके लिए जो प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात आप कर रहे हैं, तो इससे पहले संभवतः मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आप उसको राजनीति की तरफ, मुझे लगता है कि जबरदस्ती ले जाने का प्रयास हो रहा है। भावना नहीं, मेरी बात सुनिएगा त्रिपाठी जी, मेरी मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि जो मैं, क्योंकि संचालन समिति से जुड़ा रहा हूं और मैंने जो कुछ देखा है 4-5 महीने में, जिस भावना से, जिस समर्पण से, जिस गहराई से इस विश्व हिंदी सम्मेलन की रूपरेखा तैयार हुई और जिस प्रकार से इस विश्व हिंदी सम्मेलन का संयोजन हो रहा है, आयोजन हो रहा है, उसमें मैं बहुत गहराई से जुड़ा रहा हूं। तो इसलिए मुझे कहीं से कहीं तक वो बातें नजर नहीं आ रही जो आपके चैनल के माध्यम से प्रचारित हो रही। नहीं, आप एक गजेंद्र साहब, हम इस बात को दर्शकों के बीच में ये रखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इसके पहले 9 विश्व हिंदू सम्मेलन हो चुके हैं, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, उनमें क्या अंतर रहा है? और अब जो हो रहा है वही मैं कहना अंतर, हमारा जो विषय है वो यही है कि शायद देर से ही सही, लेकिन अब इस सम्मेलन के बाद, और जो देश में हमने बताया भी आपको कि हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदी को महत्व दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हिंदी को महत्व दे रहे हैं, वही बात, तो शायद इस दिशा में हम अब आगे बढ़ सके। आप देखेंगे जब हम इसका समापन करेंगे वो इसी दिशा में होगा। हाँ, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। और मैं समझता हूं कि केवल राजनीति नहीं, राजनेता नहीं, इस आम व्यक्ति को, आम आदमी को, उसके अलावा जो इस देश के समाचार पत्र हो या चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका भी उत्तरदायित्व उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि हम सभी इस समाज के हिस्से हैं, देश के नागरिक हैं, समाज के हिस्से हैं, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन जब किसी चैनल पे हम देखते हैं मर्डर मिस्ट्री, उसका हिंदी में भी शब्द हो सकता है, तो इंग्लिश जब प्रभावी होने लगती है समाचार पत्रों के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है उसके दर्शकों पर, पाठकों पर, इस पर जाता है। मुझे लगता है कि ये आज का जो दौर है, आज जो चल रहा है, कुछ चीजें बीच में आई राजनीतिक दृष्टि से, मैं गजेंद्र जी हमें चाहेंगे मर्डर मिस्ट्री के आप किस रूप में प्रेजेंट करें, उसको आप बता दें। नहीं, रहस्यमयी मौत हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके शब्द तो बहुत है। हमारी समृद्ध भाषा इतनी समृद्ध है और संस्कृत की बेटी है, तनया है, तो संस्कृत की बेटी होने के नाते आप समझ सकते हैं कि सर्वाधिक समृद्ध है। उसमें कुछ पीछे ऐसे भी घटना चक्र रहे हैं, हम देखते हैं जब राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, और अनेक भाषाओं को समाजती देवनागरी लिपि होने के कारण इसमें इतनी शक्ति है कि किसी भी भाषा के शब्दों को अपने में समाहित कर सकती है। लेकिन जब जबरदस्ती शब्दों को उसमें पिरोया जाता है, अब वो किस मनोविज्ञान से पिरोया जाता है नहीं समझ पाते। गजेंद्र जी, थोड़ा सा लगता है हम विषयांतर हो रहे हैं। हमारा सब विषय ये है कि हिंदी को किस तरह से महत्व मिले, उधर ही आगे बढ़े। उधर ही आ रहा हूं। हिंदी क्या है क्या नहीं है ये अलग बात है। हमारा ये है कि सम्मेलन इस तरह से होने से, जैसे हमें प्रभाकर जी ने कहा कि सम्मेलन होते रहेंगे तो हमें याद आती रहेगी, याद रहेगा, लोगों को जोड़ने की बात होगी। इससे फायदा क्या होगा या नहीं होगा, इस बात की चर्चा। देखिएगा,
कोई भी महान कार्य होता है तो उसमें समय लगता है जी। इतने अतीत से जब 700 वर्ष की लगभग अगर जो यात्रा देखेंगे हम जी, तो उसमें अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, और कहीं ना कहीं आप इस बात को मानेंगे कि भाषा और संस्कृति जो होती है वो राज सत्ता से प्रभावित होती है, विश्व में कहीं भी चली जाएगा, इतिहास का सत्य है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो आज हिंदी की जो दशा और दिशा है, इस विश्व हिंदी सम्मेलन के पश्चात मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का भरोसा है, जिस भव्यता के साथ, जिस उद्देश्यों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर इस विश्व हिंदी सम्मेलन 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है भोपाल में, और भोपाल राज्य के बारे में आपने भी कहा है, हम भी सब जानते हैं कि मतलब ये मध्य प्रदेश राज्य जो है अपने आप में एक सांस्कृतिक दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, और यहाँ पर होना एक ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हिंदी का एक सकारात्मक, एक अच्छा जो जाना चाहिए संदेश हिंदी के प्रचार प्रसार का जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगे रोजगार मूलक भी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, हम आपसे बात जो फिर आएंगे। इसमें जो उद्देश्य रखे गए हैं, इसका शीर्षक गजेंद्र जी हम आएंगे आपके पास, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है। हम एक शीर्षक मैं बता देता हूँ, इसका हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, इसका शीर्षक ही रखा गया है। वो अपने आप में उस भावना को अभिव्यक्त करता है, उस उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है, उस भविष्य को अभिव्यक्त करता है, जो कि इस विश्व हिंदी सम्मेलन से आगे आने वाले समय में पिछले 9 जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनमें क्या शीर्षक रखा गया है वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन हम गिरिजा जी के पास चलते हैं। गिरिजा जी, आपने आज जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, शिवराज जी को जो स्पीच सुनी, बॉडी लैंग्वेज जो थी, उससे आपको क्या लगता है, क्या सियासी मायने निकाले जाएं हिंदी को लेकर? देखिए, पहली बात, लेकिन माफ करेगा, एक हमारे साथ दर्शक है रीवा से, अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ कटनी से दूसरे दर्शक हैं, सुधीर सोनी जी। सुधीर जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी त्रिपाठी जी नमस्कार जी, सवाल करें। जी, मेरा ये कहना है कि भोपाल राजधानी में, मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बहुत शानदार कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे, गीतकार कवि राजेंद्र सोनी भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल में कार्यरत थे। इस विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर यदि उन्हें याद भी कर दिया जाता तो इस मध्य प्रदेश की का आयोजन सार्थक हो जाता। मेरा ये कहना है कि कम से कम ऐसे कवि को, ऐसे गीतकार को, उसका परिवार आज किस स्थिति में है ये थोड़ा देखना चाहिए। जी, आपका सोनी जी सवाल आ गया है और आपका संदेश भी पहुंच गया है, हमारे दर्शकों के तक भी पहुंच गया है, और हमें लगता है कि आपके माध्यम से, हमारे अतिथियों के माध्यम से आपका संदेश आगे चला जाएगा। गिरिजा जी, हम चाहेंगे इनका भी उत्तर मिले, और आपसे जो मैंने सवाल किया था उसको। ये जो अधिवेशन जो इस तरह के होते हैं, उसका ताल्लुक केवल उन लोगों से नहीं होता जो लोग उसमें शामिल होते हैं, चर्चा करते हैं और कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जब भाषा की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक जो है वो बड़े अवाम से होता है, और अवाम के कुछ अपने सवाल होते हैं। जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो वो जो आम जनता है वो अपने सवालों का जवाब इन अधिवेशनों में चाहती है। उनको लगता है कि जो प्रबुद्ध जन हैं, जो उस भाषा की सेवा में लगे हैं, उस भाषा में कोई के विस्तार और विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो उन सवालों पर अपने अधिवेशन में, अपने सम्मेलन में चर्चा करेंगे, उन सवालों का जवाब देंगे। सवाल क्या है आम लोगों के, कि वही कि जो आखिर हिंदी, लगातार हिंदी का जो प्रभाव है उस पर अंग्रेजी क्यों हावी है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और दूसरे और जो अतिथि थे वो उन्होंने भी स्वीकार किया इस बात को। तो आखिर इस चिंता पर इस अधिवेशन में कोई चर्चा हुई या नहीं है, होगी नहीं होगी, ये सवाल लोग जानना चाहते हैं। दूसरी बात जो आपके दर्शक ने उठाई, वो सवाल ये पहली बार नहीं, ये सवाल कुछ दिनों से उठ रहा है। सुषमा जी ने प्रस्तावना पेश करते हुए कहा कि अब तक के जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनमें साहित्य केंद्र में रहा है, इस बार हमने साहित्य को अलग कर दिया, हाशिए पे कर दिया है और भाषा को केंद्र में रखा है। मैं नहीं समझता कि भाषा और साहित्य कोई अलग अलग चीज है। यदि किसी भी भाषा की बात करते हैं तो साहित्य उसका एक अभिन्न अंग है, और साहित्य को अलग करने का लक्ष्य क्या है ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। मुझे भी ये स्पष्ट नहीं है कि साहित्य को अलग करके किसी भाषा के विकास पर किस तरह बात हो सकती है। दूसरी बात जो राजनीति की, गिरिजन जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि राजनीति में हिंदी होनी चाहिए, हिंदी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सारी चिंता यही है कि राजनीति, सत्ता प्रतिष्ठान और निर्णायक जगहों पर
हिंदी गायब होती जा रही है, और जहां पर हिंदी होनी चाहिए, हिंदी की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और जो रोजगार का सवाल उठाया आपने, सम्मान का सवाल उठाया आपने, विकास का सवाल उठाया आपने, ये यही है कि जहां पर हिंदी को प्रतिष्ठित होना चाहिए, उस अभिजात्य वर्ग में, उस सत्ता प्रतिष्ठान में हिंदी लगातार कमजोर होती जा रही है, और ये बड़ी चिंता का विषय है। तीसरी बात, जो राजनीति की बात की, आज मैं देख रहा था मंच पे हिंदी सम्मेलन के मंच पर जितने लोग भी आसीन थे, सभी सत्ता से जुड़े हुए लोग थे। एक भी हिंदी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको मंच पे बैठाया न जा सके। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या 5000 जो पूरे दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, क्या उनमें से 2-4 लोग ऐसे नहीं थे जो हिंदी में, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हो, या जिनका अपना योगदान रहा हो, और जिनको मंच पे बैठाने के लायक समझा गया हो? सिर्फ मॉरिशस की शिक्षा मंत्री थी, उनको रखा गया। वो भी मतलब सत्ता के मंत्री रही है, वो सत्ताएं हाई हुई हैं। तो दरअसल ये तमाम जो छोटे छोटे सवाल हैं, वो बड़े सवाल बन के उभरते हैं, और इनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। जी नहीं, आपने उसका जो आज मैंने आपसे पूछा था कि जो आपने बॉडी लैंग्वेज या जो विश्वास देखा, मोदी जी ने जिस तरह से कहा, शिवराज जी ने जिस तरह, उससे लगता है कि अब हिंदी के अच्छे दिन आने वाले हैं क्या? नहीं, ये हम तो बहुत आशावादी हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदी को लेकर जिस तरह उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, विदेशों में जाकर उन्होंने हिंदी में बात की, उसका भी एक परिप्रेक्ष्य है। पहली बार शायद लोगों को मालूम पड़ा होगा कि बहुत सारे देशों में रहने वाले जो भारतवासी हैं, वो वहां भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी में उनका जीवन चलता है, और इसीलिए मोदी जी उनसे हिंदी में संवाद कर सके। तो वो अलग अलग देशों में जाकर जो हमारे भारतवासी हैं, जो हिंदी में अपना जीवन जी रहे हैं, उनके साथ हिंदी में जुड़ाव का एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया। लेकिन इन्हीं मोदी जी के कार्यकाल में जितने भी कार्यक्रम और नारे आए, उनमें कहीं हिंदी का कोई नामो निशान नहीं है। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मैं आपको जानकारी दे दूं, मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, तो जो ट्वीट किया जा रहा था उनके भाषण को लेके, वो अंग्रेजी में था। वही तो मुझे लगता है कि उनका अपना कमिटमेंट बिल्कुल सही है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदी की पक्षधर रही है, और जब उनकी सरकार मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी है, तो ये अपेक्षा करना, ये आशा करना बहुत स्वाभाविक है कि हिंदी को बल मिलेगा। लेकिन 2-3 सवाल यहां भी खड़े होते हैं कि क्यों ऐसे प्रधानमंत्री का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में भाषण देते हैं, विदेशों में जाकर हिंदी में लोगों से संवाद करते हैं, उन्हीं के अपने कार्यक्रम, उनके जो नाम हैं, वो अंग्रेजी में होते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने 30 मिनट के भाषण में बहुत अच्छी बातें कही, और उनकी एक बात का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने बिना अंग्रेजी के विरोध के या अंग्रेजी का कोई जिक्र किए, उन्होंने हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए जो एक मंत्र दिया, वो बहुत ही उम्दा मंत्र है कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, हम जिस तरह से हिंदी में अंग्रेजी के शब्द लेकर हिंदी को समृद्ध बनाने की जो परंपरा चल रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी भारतीय भाषाओं के शब्द हिंदी में लें, और उससे हम हिंदी को समृद्ध करने की कोशिश करें? इससे स्वाभाविक रूप से जो गजन जी ने चिंता व्यक्त की, मर्डर मिस्ट्री, वो तमाम ऑटोमेटिक वो जो है वो खत्म हो जाएगी, और भारतीय भाषाओं के अंतर संबंध बहुत बढ़िया विकसित होंगे। बावजूद इसके हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ये भी जरूर बताएंगे कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है, क्योंकि सरकार के स्तर पर जो अंग्रेजियत हावी है, उसकी दिशा और शैली बदलने का आग्रह ये पूरे देश में है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से क्या पहल होगी, ये स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि जो मोदी जी के बात करने का तरीका, उनकी प्रस्तुतिकरण, उसमें कॉन्फिडेंस तो हमेशा रहा है, और आज भी वो कॉन्फिडेंस दिखा, और शायद है इसी कॉन्फिडेंस से एक आशा जगती है कि वो हिंदी के विस्तार और विकास की दिशा में शायद बेहतर कदम उठा पाएंगे। जी गिरिजा जी हमारे पास फिर आएंगे, हम प्रभाकर जी से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक सिलवानी से दर्शक हैं, राघवेंद्र जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारी कर्मचारी इस सम्मेलन के बाद, इस हिंदी महाकुंभ के बाद, क्या अपना
कार्यशैली बदलेंगे, हिंदी में काम करेंगे क्या? जी, ये निश्चित आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर हम गजेंद्र जी से ही लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं दमोह से, प्रदीप राय जी। प्रदीप जी, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, जो आज हिंदी सम्मेलन हो रहा है, इसका जो उद्देश्य है इसको समृद्ध करना और बल देना, और मात्र भाषणबाजी, इतिहास की दिखाना और कल्पना करके नहीं हो सकता भाषणबाजी से। इसके लिए कानून, नियमावली, निर्देश, संरक्षण और प्रोत्साहन जरूरी है। और इसमें कौन से ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं कि नौकरशाहों को, नेताओं को, समाज को अनिवार्य के लिए यह बल दिया जाए? जी, सुकी श्रोती जी इस कार्यक्रम समिति में रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो इसका उत्तर दें, लेकिन एक और हमारे दर्शक हैं शिवपुरी से, प्रिंस पारासर जी। पारासर जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। हम तीनों दर्शकों का उत्तर अपने अतिथियों से एक साथ लेंगे। जी पारासर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मैंने अब आज आपका कहना है कि 9 सालों से इसमें ये आते आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 9 सालों से हिंदी सम्मेलन हो रहा है, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में अखबार में देखा तक नहीं है इसमें, और इतनी सालों से कहाँ से आ रहा होगा ये हिंदी सम्मेलन? अच्छा, हिंदी सम्मेलन कब कहाँ हुआ? ये कहीं अखबार या टीवी चैनल में नहीं आया। कितनी आयु, आपकी आयु कितनी है? 37 वर्ष के। हाँ जी गजेंद्र जी, चाहेंगे आप इससे जुड़े रहें, आपसे उत्तर ले, लेकिन हम प्रभाकर साहब से जानना चाहेंगे। प्रभाकर साहब, जो ये बात अभी एक दर्शक ने भी कही, हिंदी सम्मेलन होते रहे हैं और आपने भी कहा कि इससे हम लोगों को हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को याद दिलाते हैं। ये जो आज सम्मेलन हुआ, शायद ये इस तरह पहला सम्मेलन कि साहित्यकारों को या हिंदी के जानकारों को थोड़ा सा अलग रख के इस बात को महत्व दिया गया कि हिंदी व्यापक हो, हिंदी रोजगार मूलक हो, हमारे कामकाज, सरकारी कामकाज हिंदी में होने लगे तो हिंदी अपने आप बढ़ जाएगी। क्या आज आपने शिरकत की सम्मेलन में? अभी 2 दिन और है। क्या आपको लगता है कि इस बार का जो सम्मेलन है वो थोड़ा सार्थक होगा हिंदी को व्यापक बनाने के लिए? मैं कई सम्मेलनों में मैंने भाग लिया है, विश्व हिंदी सम्मेलन में, लेकिन और हर सम्मेलन में प्रायः साहित्य आगे रहता है। जी, साहित्य आगे रहता है। जी, तो वो हिंदी सम्मेलन न होकर हिंदी साहित्य सम्मेलन होता है। जी, लेकिन इस तरफ मेरा ध्यान पहले नहीं था। जी, आज मुझे पता चला और मैंने इस पर विचार किया, और जैसा कि हम लिखते भी रहते हैं लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि ये जो सम्मेलन है ये भाषा पर केंद्रित होकर अत्यंत व्यावहारिक सम्मेलन बन गया है। क्योंकि सबसे अधिक जरूरी ये है कि व्यवहार की भाषा हिंदी हो। जैसा गजेंद्र जी ने भी कहा और गिरिजा शंकर जी ने भी कहा कि जब तक हमारी भाषा रोजगार से, जब तक हमारी भाषा व्यवसाय से, जब तक हमारी भाषा प्रशासन से, इन सब से नहीं जुड़ती, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा से, जब तक हमारी भाषा शिक्षा से नहीं जुड़ती तब तक हम उस भाषा को व्यवहार की भाषा नहीं बना सकते। देखिए, हमारे देखते देखते पहले जो विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी जो 6ठी क्लास से शुरू होती थी आज़ादी के बाद भी, आज KG 1 से शुरू, आज वहाँ से हो गई। ये जो अंग्रेजी स्कूल चलते हैं, मिशन स्कूल चलते हैं, उन स्कूलों में तो ये होता रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल, मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार की जो संस्थाएं हैं वो समाज कल्याण की संस्थाएं हैं, और जो चीज़ लोग अपने अपने हितों को ध्यान में रखकर करते हैं वो सरकार जनता के हित को ध्यान में रखकर करती है। ऐसी स्थिति में उसको कई चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो बहुत लोकप्रिय भले न हो लेकिन जो उपयोगी चीज़ होती है, और उसी में से भाषा भी थी। तो ये सब था। हम लोगों ने अपने हाई स्कूल में, हम अपने इंटरमीडिएट में हिंदी में गणित, विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है, वो सब पढ़ा है, और बहुत ही ऐसी सरल भाषा में पढ़ा है जिससे कि हम उसको समझ सके विद्यार्थी के नाते।
मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई कठिनाई है, लेकिन धीरे धीरे वातावरण ऐसा बना जिस वातावरण में चीज़ों को बदल दिया। तो ये वातावरण साहित्य को लेकर नहीं था। ये आप देखेंगे कि हमारा समाज नहीं, देखिए इसके भीतर एक बहुत बड़ा तंत्र है। मैं 3 कारकों को बहुत प्रधान मानता हूँ। एक तो प्रशासनिक या नौकरशाही का कारण, दूसरा राजनेताओं का कारण, और तीसरा जो है वो पूंजीपतियों का कारण। और संयोगवश अभी हम एक राजनीतिक जो पराधीनता है उससे उबरे हैं, लेकिन जो मानसिक पराधीनता है उससे हम उबरे नहीं हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, अब चूंकि जो ज़माना है वो आर्थिक युग है, अब इस समय सत्ता जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में है। ये आप देखेंगे हर जगह, आप अपने चैनल्स में भी देखेंगे और सब जगह देखेंगे दुनिया में। तमाम समाचार पत्र बड़ी बड़ी पूंजीपतियों ने निकाले। वो क्या निकलते थे, नवभारत टाइम्स क्या निकलता था और दूसरे अखबार क्या निकलते थे। हिंदी अखबारों के नाम देखते देखते अंग्रेजी हो गए, और ये सब तमाम चीज़ें हो रही है। और इस सब के पीछे जो पूंजीवादी मानसिकता है ये भी है, और इस पूंजीवादी मानसिकता ने हमारे पत्रकारों को भी उसी दिशा में ले गया लिया है। पत्रकार अभी आप कल तक देखें प्रभाकर जी, वो अब पूंजीवादी जो लोग हैं, पूंजीवाद जो लोग हैं, उनके साथ होंगे, वो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा ना? नहीं, वो तो बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि केंद्र जो है अब वो पत्रकारों को भी अभ्यास हो गया। इतना ही नहीं, राजनीति ने इधर अपना दृष्टिकोण बदला है, और सत्ता के कामों में, बल्कि सत्ता के व्यवहार में हिंदी का प्रभुत्व बहुत अधिक बढ़ा है। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो उस प्रभाव से मुक्त नहीं हुए, हिंदी को अंग्रेजी से के साथ मिलाकर बोलते हैं वो, और ये सोचते हैं कि जैसे थोड़ा सा हमारे साथ, मैं संक्षिप्त करूंगा, लेकिन थोड़ी सी हमारे साथ 3 दर्शक है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आप लोग सवाल करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षिप्त में। वो जरूर, लेकिन ये जो 3, अच्छा, नौकरशाह ये करते हैं कि जब तक उन पर दबाव रहता है तब तक तो वो हिंदी में जैसे तैसे काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उन पर दबाव नौकरशाही के साथ उस पीछे चले हुए एक तरह के प्रभाव का भी होता है जिसमें वो करते हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा भी प्रभाव ढीला हुआ कि तुरंत नौकरशाह अंग्रेजी में आ जाते हैं। माने अंग्रेजियत आज भी सारे पूंजीपति सब काम अंग्रेजी में करते हैं। इसका विस्तार से वही सवाल प्रभाकर जी यही है कि वो ना हो, वो कैसे खत्म हो? नहीं, देखिए वो कैसे होगा, लेकिन हम आपके पास फिर आएंगे प्रभाकर जी, फिर से आएंगे। 1 मिनट ये है कि इस बार जो तीसरा तत्व मैंने कहा था कि राजनीति बहुत सारे कामों को केंद्रित करती है, इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन राजनीति ने अब थोड़ा सा रुख अपना बदला है। ये एक सकारात्मक रुख है। ये जो 3 कारक हैं इसको बनाने के, और उसके भीतर एक शिक्षा बहुत बड़ा है जिसका संबंध राजनीति से भी है और समाज से भी है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूंगा। मैं बंगाल में था, और वहाँ मेरे सामने जो बंगला भाषी भाषा के बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, तो बंगला जो है वो वहाँ 6ठी क्लास तक थी, और वहाँ के उसके बाद जो है अंग्रेजी माध्यम हुआ करता है। एक व्यक्ति जो बंगला भाषी है उसका एक कमीशन बनाया गया, और कहा गया कि ये आजकल जो थोड़ा आंदोलन उठ रहा है अंग्रेजी का, उसमें आप क्या करेंगे? तो उस कमीशन ने ये फैसला दिया कि दूसरी क्लास से अंग्रेजी शुरू कर दी जाए। तो अब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आप देखिए, मैं जो समाज की बात कह रहा हूँ उस दृष्टिकोण की, कि उन्होंने कहा कि मैंने 300 गांवों का सर्वे किया, और वहाँ में छोटे से छोटे मजदूर है, रिक्शा चालक है, ये वो तमाम किसान, इन सब से पूछता हूँ कि तुम्हारे बच्चों के लिए कौन सी भाषा चाहिए, तो तुरंत अंग्रेजी बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि वो देखते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अंग्रेजी में है। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने यहाँ रोजगार सृजित करना चाहिए, और रोजगार का संबंध भाषा से है। देखिए, रोजगार का संबंध भाषा से है,
प्रशासनिक व्यवस्था का संबंध भाषा से है, सत्ता का संबंध भाषा से है, साहित्य तो उसका हमारा सवाल ही यही है प्रभाकर जी, हमारा सवाल ही यही है कि रोजगार मूलक नहीं होगा तो हम कितने भी सम्मेलन कर लें कोई फर्क नहीं हो पाए। जी हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ अलग अलग दर्शक हैं कई जगह से। ग्वालियर से आशीष जी हैं। आशीष जी अपना स्वागत, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ जी कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी वगैरह हैं जी, तो वो अपने बच्चों को वैसे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो जी छोटा सा मध्यवर्ग का व्यक्ति कैसे क्या सपोर्ट करेगा, मतलब कैसे क्या जो अधिकारी वर्ग है वो सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी जो भी सोल्यूशन आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं, जो भी जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं वो भी इंग्लिश में आते हैं जी। तो अब जब वहाँ से ही आपको इंग्लिश दे दी जा रही है तो जी आपका सवाल आ गया है, बहुत हमारे पास समय कम है, हम गजेंद्र जी से उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं नरसिंहपुर से। अशोक जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, संक्षेप में सवाल करें। लगता है उनसे संपर्क कट गया। शिवपुरी से हमारे साथ योगेश जी हैं। योगेश जी संक्षेप में सवाल करें। निवेदन ये है मेरा कि जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हिंदी का जो सम्मेलन कर रही है उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, मैं इन बीजेपी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल बनाए हुए हैं सरकारी स्कूल, उनकी स्थिति क्या है। चलो शिवराज सिंह जी अभी हमारे साथ नहीं हैं, आपका सवाल जो है निश्चित सरकार तक पहुंचेगा, हम उत्तर लेंगे गिरिजा शंकर जी से इसके बारे में। हमारे साथ एक उसके आखिरी दर्शक है कटनी से। अनिल जी आपका स्वागत है अपना खास इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्कार। जी जी सवाल करें। हाँ त्रिपाठी जी मेरा सवाल ये है जी कि जब अपने शिक्षा स्तर से जो है जी तो हिंदी की गिनती ही खत्म कर दी गई, 1 2 3 4 उसकी जगह 1 2 3 4 आ गई जी, तो हिंदी को कहाँ तक बढ़ावा मिलेगा। जी जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। चूंकि गजेंद्र जी हमारे साथ हैं, हम उनका निश्चित तौर पे हम फायदा उठाना चाहेंगे। सारे दर्शकों ने सवाल किया, गजेंद्र साहब आप इस सम्मेलन में थे, एक बार फिर वही बात उठती है कि जब तक बोलचाल की भाषा ठीक है, जब तक व्यवसाय में, जब तक कारपोरेट सेक्टर में, जब तक जो आम कामकाज की है, खासकर जैसे एक दर्शक ने सवाल किया कि स्कूल के फार्म, कॉलेजों के फार्म अंग्रेजी में आ रहे हैं, उसको कैसे भरें, ये जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि हिंदी बढ़ पाएगी आगे। गजेंद्र साहब। जी त्रिपाठी जी धन्यवाद। एक तो मैं बधाई देना चाहता हूं, आपके जो दर्शक हैं चैनल के वो बहुत जागरूक लोग हैं और बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। गजेंद्र साहब मैं बता दूं हमारे पास 100 दर्शक आए हैं जिसमें 4 6 8 दर्शक चलिए मैं सवाल ले पाया हूं। ये अच्छी बात है कि और जिन्होंने भी प्रश्न किए हैं उनकी जागरूकता को भी मैं बधाई देता हूं। देखिए ये जो है परिवर्तन जो होता है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो एक दिन में नहीं आता है, परिवर्तन आता है धीरे धीरे। जो पहले भी इस विषय पर बातचीत हो चुकी है, इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत आवश्यकता है। और जो स्थिति बनी है हिंदी की, जो आज जिस पे चर्चा पर चर्चा हो रही है इस विश्व हिंदी सम्मेलन 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर, उसके लिए जो लोग आज राज सत्ता में हैं, मुझे जो अनुभव में है वो केवल राजनीति नहीं करते हैं, वो राष्ट्र नीति भी करते हैं। और किसी भी राष्ट्र की एक भाषा होती है और उसको राजभाषा हिंदी के रूप में हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हुई। थोड़े बहुत पूरे देश में कहीं ना कहीं उसके समर्थन में, विरोध में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा। उसके बावजूद इधर जो हम देख रहे हैं आज समय जो है, माननीय मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आज उद्बोधन था, इस पे भाषण था, वो अपने आप में ऐतिहासिक भाषण है, इस बात को आप समझें। और किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया इस प्रकार का भाषा से संबंधित भाषण मैं नहीं समझता कि बहुत समय के बाद आपने सुना होगा, हमने सुना होगा। वो उनकी इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। ये मैंने शुरू में जो पैकेज दिखाया ना, आपकी स्टोरी दिखाया, उसमें कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तीनों ने ही हिंदी के ऊपर जिस प्रकार से उद्बोधन भाषण दिया है, वो अपने आप में इस 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन को वो मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक रूप प्रदान कर रहा है। और उनकी अंतर की इच्छा शक्ति, क्यों जब वो बोल रहे थे तो केवल मस्तिष्क से नहीं बोल रहे थे, आपने अनुभव किया होगा, उसमें भावना निहित थी, अंतरात्मा की जैसे आवाज आ रही है कि हिंदी के लिए कुछ करने का उनका संकल्प है। और जब संकल्प कोई
नेता या मतलब कोई प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री महोदया या जो भी इस प्रकार का संकल्प लिया हुआ है, और माननीय शिवराज जी ने तो बोला कि मध्य प्रदेश में अधिकांश कार्य जो हैं सरकारी वो हिंदी में होने लगे हैं, तो ये उनकी इच्छा शक्ति को प्रकट कर रहा है। और जब क्योंकि वहां से आरंभ हुआ है तो निश्चित रूप से उसका धीरे 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 प्रशासन में भी, शिक्षा में भी, और जो भी चिंताएं हैं हमारे दर्शकों की, हमारी जनता की, वो निश्चित रूप से वहां तक हिंदी का प्रचार प्रसार होगा और हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होगी, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकता, इसका मतलब अंग्रेजी में कहावत है, मैं इस समय हिंदी के कार्यक्रम में अंग्रेजी की बात इसलिए करना चाहता हूं, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम 1 स्टेप। मतलब कोई भी बड़ा कार्य होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अभी 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के पश्चात जो भी इसमें सत्र होंगे, 12 सत्र हैं और हर 12 विषय हैं और हर विषय के 2-2 सत्र रखे गए हैं अधिकांश विषयों के। और नहीं, मैं पूरी बात कर दूं, और उन विषयों को लेकर जो बात हम लाना चाह रहे हैं दर्शकों के बीच में वो नहीं आ पा रही है, इस कारण मैं आपको बताइए ना, आप क्या पूछना चाहते हैं? हमारा ये कहना है, निश्चित तौर पे ये 10वां सम्मेलन बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री मन से बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री मन से बोल रहे हैं, और सुषमा जी ने तो ये बात भी कह दी कि हम 12 जो हमने जो विभाग चुने हैं, उस विषय चुने हैं, उसमें न्यायालय भी है। अगर न्यायालय में हिंदी में काम होने लगता है तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। जहां हाई कोर्ट अगर इंग्लिश में आप अपनी एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, हिंदी में एक्सेप्ट नहीं करता। ये चीज अगर हो जाएगी तो बहुत बड़ा। देशों में कुछ ऐसी स्थितियां हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन ये विषय नहीं, ये वही है कि क्या रोजगार मूलक बनाने के लिए ये कितना समय। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो समस्याएं, जो विद्वान लोग हैं और जो भी लोग समझते हैं इस बात को, आदरणीय प्रभाकर जी बैठे हुए हैं, गिरिजा शंकर जी बैठे हुए हैं, ये बात इस बात को समझेंगे कि शब्दकोश की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में, या मतलब न्यायालय में लाने के लिए, विज्ञान में लाने के लिए, प्रौद्योगिकी में हिंदी लाने के लिए, या शिक्षा में, उस तरीके के शब्दकोश, उस तरीके की भूमिका सब तैयार होनी चाहिए, जो अभी तक पहले इस प्रकार से नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार राज्य अपने इसमें इच्छा शक्ति के द्वारा ये प्रकट किया जा रहा है कि इस प्रकार का आगे निश्चित रूप से विस्तार होगा और इस प्रकार के शब्दकोश, इस प्रकार की भूमिकाएं बनेंगी कि इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रभाव जो है बढ़े और हिंदी जो है सामान्य व्यवहार की भाषा बने, हर क्षेत्र में भाषा बने। और जहां तक शिक्षण का, रोजगार परक भाषा का, तो ये समस्याएं जो है भारत की बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, और उन मूलभूत समस्याओं को जो समाधान करने के लिए जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है राजनीतिक स्तर पर, निश्चित रूप से धीरे धीरे हिंदी उसके साथ में एक कदम से कदम मिलाकर उन समस्याओं का समाधान होगा, तो हिंदी भी आगे बढ़ेगी, ऐसा हमको विश्वास रखना चाहिए। जी, और आपको बता दूं कि आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में या अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी जो बच्चे नहीं बोल पाते वो दंडित होते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इन स्कूलों पे भी लगाम लगाई जाए, और बच्चा अगर 1 2 3 4 उसको याद है तो 1 2 3 4 भी याद होना चाहिए, ABCD याद है तो काखा का अंगा भी याद होना चाहिए, और दंडित अगर काखा का अंगा नहीं होता है तो दंडित वहां होना चाहिए, तब जाके हम हिंदी को सार्थक बना पाएंगे, हिंदी हमारे लिए, हमारे मन में बसेगी। गिरिजा जी, एक दर्शक ने सवाल किया था, सवाल यह था कि इस सम्मेलन से, ठीक है हिंदी विस्तार हो, हिंदी आगे बढ़े, हिंदी बोलचाल की भाषा में आए, हिंदी कामकाज की भाषा में आए, लेकिन इस सम्मेलन से सियासत के रूप में भी लोग कुछ ले रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस सम्मेलन के बाद कितना फायदा होने वाला है? क्या उनको विदेशों में भी इस बात का मैसेज जाएगा? विदेश के भी यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं। आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूंगा। प्रभाकर जी ने पूरे मुद्दे पर जो सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब हैं, उन सब को अपने वक्तव्य में इतनी बेहतरीन तरीके से समेटा है कि मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ बोलने को नहीं बचता। जो मूल बात गजन जी ने जिस आशावादिता की बात की, जो राजनीतिक दृढ़ता जो नेताओं के भाषण में ही उसकी बात की, सवाल यहां पर ये है जो प्रभाकर जी ने मुद्दा उठाया कि जब अपने पढ़ाई के जमाने में विज्ञान और फिजिक्स, केमिस्ट्री तमाम वो हिंदी में पढ़ते थे, उस दौरान पढ़ाई होती थी, आगे आने वाले समय में बेहतर होगा, ये तो हमारा अनुभव कहता है कि आने वाला समय तो बिल्कुल उलट चल रहा है। नहीं गिरिजा जी, दूसरी बात, एक मिनट, आज भी हिंदी में फिजिक्स भी है,
केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, लेकिन बहुत कम है। जो पहले 80% थे, वही मैं कह रहा हूं आ ना गई, कि आज भी है, पुस्तकें हैं। यदि हम उस प्रक्रिया को देखें जो प्रभाकर जी के अनुभव से उपजी है, तो आज के वक्त तक तो सारी की सारी पढ़ाई, शब्दकोश और तमाम जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है, वो सब कुछ तैयार होनी थी। मूल बात जो प्रभाकर जी ने बताई वो है एक पूंजीवादी नेक्सस, पूंजीवादी व्यवस्था, और इस व्यवस्था के चलते आप किसी भी तरह से हिंदी की तरफ जाने की इस बात सोचना बहुत मुश्किल है। और आखिरी में जो उन्होंने जो लाइन से समाप्त की, पूरी बात उनकी हो नहीं पाई थी अभी, जो आपने कहा कि अधिवेशन से क्या निकलेगा, तो यदि उन्हीं के निष्कर्ष देखें तो ऐसे अधिवेशनों से, ऐसी इच्छा शक्ति से, जब तक उस पूंजीवादी व्यवस्था को, उस राज सत्ता के समीकरण को जब तक बदलने का इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक हिंदी की दिशा में कोई काम नहीं होगा। अब आते हैं आपके सवाल पर, जो आपने कहा कि शिवराज सिंह जी को यहाँ से सियासी तौर पर क्या हासिल होगा, या ये दर्शक जो सवाल किए थे। हाँ जी बिल्कुल, या लोकप्रियता के लिहाज से ये बिल्कुल सही है कि शिवराज सिंह जी देश के बहुत गिने चुने ऐसे सत्ताधारी हैं जो अपना पूरा राजनीतिक जीवन और सत्ता का जीवन हिंदी में जीते रहे, हिंदी में काम करते रहे। ये और बात है कि वो सरकार की पूरी कार्यप्रणाली को हिंदी में नहीं बदल पाए, लेकिन उनका अपना जो कार्य है वो हिंदी में करते रहे हैं, और पूरी सफलता के साथ इस पूरी व्यवस्था की विसंगतियों के बावजूद हिंदी में वो एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित रहे हैं। इस सम्मेलन के जरिए, क्योंकि उसका आयोजन भोपाल में हुआ, मध्य प्रदेश सरकार के आतिथ्य में हुआ, तो इस पूरे आयोजन की दृष्टि से शिवराज सिंह जी को ये फायदा होगा कि हिंदी के विकास की दृष्टि से, या हिंदी के बेहतरी के लिए जो लोग निगाहें लगाए हुए हैं, वो शिवराज सिंह जी से बेहतर अपेक्षा रखेंगे। और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा भी कि जो भी 12 सत्रों के चर्चा के बाद जो निष्कर्ष आएंगे, उनके उन निष्कर्षों को अक्षरशः अपने प्रदेश के सरकार में लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये एक बेहतर संदेश उन्होंने एक कमिटमेंट की तरह लोगों में दिया है, इसका जरूर उनको फायदा मिलेगा। दूसरा सियासी फायदा ये कि आज नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार उनकी यात्रा थी भोपाल में, मध्य प्रदेश में तो आ चुके हैं, भोपाल में पहली यात्रा थी। उनकी छोटी सभा एयरपोर्ट पे रखी गई, ये मुख्यमंत्री के पहल पर ये आयोजन हुआ। यदि ये आयोजन नहीं होता और प्रधानमंत्री जी आते हिंदी के सम्मेलन में और हिंदी पर अपनी बात करके लौट जाते, तो शायद राजनेता के रूप में उनकी यात्रा अधूरी होती। वहां जो छोटी सभा हुई अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के जवाब में, वहां मोदी जी ने अपनी पूरी एक राजनेता के रूप में जो उनको राजनीतिक बातें करनी थी, वो सारी राजनीतिक बातें उन्होंने वहां कर ली। तो उसका भी एक बड़ा सियासी मतलब है कि जब एक प्रधानमंत्री अपने विरोधियों को जो जवाब देना है उन आरोपों का, और उनको जो अपनी राजनीतिक बात करनी है, उनके लिए भी वो मंच मध्य प्रदेश में भोपाल में उनको उपलब्ध हो सका। और वो केवल वो केवल हिंदी पर बात करके लौटने के बजाय वहां पर वो प्रधानमंत्री के रूप में हिंदी में बात की और एक राजनेता के रूप में अपनी राजनीति भी करके गए। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खाते में जाएगा ही। जी जी गिरिजा जी, हम एक चूंकि समय समाप्त हो रहा है, प्रभाकर जी के पास एक बार फिर जानना चाहेंगे। प्रभाकर जी, आपने खुद कहा कि आपने सारे सम्मेलन देखे, ज्यादातर सम्मेलन देखे, उन सम्मेलन और गजेंद्र साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, संक्षेप में हम प्रभाकर जी से जान लें, समय समाप्त हो रहा है। प्रभाकर साहब, उन सम्मेलनों और इस सम्मेलन में क्या आप थोड़ा बहुत अंतर देखते हैं, पाते हैं? मैंने कहा आपका कि इस सम्मेलन का एक सक्रिय और एक ठोस दृष्टिकोण है। मतलब ये है कि कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है जो हवा में उड़ जाए, बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टि है, एक ठोस व्यावहारिक दृष्टि है। ये मुझे उन सब सम्मेलनों से अलग इस रूप में दिखाई दिया। जी प्रभाकर साहब। गजेंद्र जी, हम चाहेंगे कि गिरिजा जी ने भी कहा, दर्शकों ने भी कहा, समय समाप्त हो रहा, आप हमारे दर्शकों को इस हिंदी सम्मेलन को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, और चाहेंगे कि आप इतने बड़े कवि हैं, 2 लाइन हिंदी को लेकर के, इस हिंदी सम्मेलन को लेकर भी हमारे दर्शकों को सुना दें तो बेहतर होगा। जी त्रिपाठी जी, कुछ पंक्तियां मुझे याद आ जाती हैं कि रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी। जी, रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी,
सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी, वही जो विश्व के आंगन में ये हिंदी की पुरबाई, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी। तो हिंदी की जो बात आज चल रही है और बहुत सारे विषय आए, राजनीतिक विषय भी आया, रोजगार से जुड़ा विषय भी आया, शिक्षा से जुड़ा विषय भी आया। कुल मिला के हिंदी जो हमारे व्यवहार की भाषा है, हमारे मन की भाषा है, और बाकी जो भाषा हैं, भारत की भाषाएं हैं, वो जब हिंदी के बेटे बेटियां हैं तो लगता है जैसे हमारी मौसी की तरह है, और सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान भी होना चाहिए। उसमें कुछ पंक्तियां मैंने कही थी कि हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, हिंदी संस्कृत की बेटी ये अनुपम दिव्य नवेली है, गुजराती कन्नड़ कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल मराठी बंगला उर्दू पंजाबी अलबेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। और यही संकल्प मैं समझता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय सुषमा स्वराज जी ने, विदेश मंत्री जी ने, और माननीय हमारे शिवराज जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और इस पूरे जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, लगभग 40 देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, और प्रवासियों के बीच में हिंदी बहुत लोकप्रिय है। इस बात की तो हम देख ही रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्ष में जैसी यात्राएं हो रही हैं प्रधानमंत्री जी की। तो आप जो कह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं इस विश्व हिंदी सम्मेलन को, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से तो कहीं से कहीं तक राजनीति नहीं दिखाई दे रही है। और बाकी वो हिंदी के प्रति समर्पण जो है, वो विश्व हिंदी सम्मेलन के इतने भव्यता के साथ मध्य प्रदेश सरकार और जितने भी उनके लोग लगे हुए हैं, जिस समर्पण के साथ लगे हुए हैं, वो अपने आप में अनुभव करने वाली बात है। अनिल दवे जी जिस प्रकार से इस पूरे संयोजन व्यवस्था को देख रहे हैं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि कितनी ऊर्जा और कितने समर्पण के साथ हो रहा है। तो ये केवल राजनीति के लिए नहीं हो रहा है, संयोग से मैंने नहीं मैं जो बार वो विषय आ जाता है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा था, तो इसलिए मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से भी, और मैं अपने दर्शकों से भी ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं एक कवि हूं, भावना में जीता हूं, और उस भावना के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय हिंदी और हिंदी प्रेमियों के लिए, हिंदी सेवियों के लिए और हिंदी में व्यवहार करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, और मैं वही विश्वास अपने दर्शकों को भी देना चाहता हूं। नहीं, मैं गजेंद्र जी आपको बता दूं, आपने फिर से कहा, थोड़ा सा उत्तर दे दूं। चैनलों की, समाचार पत्रों की अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। हम भी हिंदी, हमें दर्द है, हमें कष्ट है कि हम हिंदी में जब कहीं किसी मंत्रालय में जाते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट्स के सामने जाते हैं, किसी हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, तो अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो मुझे हे दृष्टि से देखा जाता है। हमारे लोग बोलते हैं हे दृष्टि से देखा जाता है। मुझे उस बात का दर्द है। मैं आपको बता दूं, मेरे बाबा व्याकरणाचार्य थे, संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे। हमारा पूरा खानदान हिंदी का है। हमारे पिताजी से लेकर के, जो अब नहीं है दुनिया में, हमारा पूरे चाचा चाची सब हिंदी के प्रोफेसर हैं। तो इसलिए मुझे उस हिंदी का दर्द मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि हिंदी आखिर क्यों नहीं, बोलचाल की भाषा में क्यों नहीं है। आपका दर्द हमारा भी दर्द है, सभी का दर्द है, और उस दर्द के समाधान के लिए एक अच्छा जो है, मतलब समस्या ये रही है कि उन लोगों ने जिनके हार्डवेयर हिंदुस्तानी है, सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं विदेशी लग जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर के कारण जो कहीं ना कहीं जो समस्याएं पैदा हुई हैं, और छोटे छोटे बच्चों को भी वो सॉफ्टवेयर लगाने की जो प्रक्रिया चल रही है। एक मैं बात माननीय हमारे आदरणीय गिरिजा शंकर जी ने बोला कि वो पूंजीवाद, मैं समझता हूं कि ये संतुलन होना चाहिए। हमारी भीवादी संस्कृति है। भीवादिता क्या कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और मध्यम मार्ग लेकर चलने वाली संस्कृति है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। आज हमारे माननीय सीएम साहब ने भी इस विषय पर बोला था। तो वैश्विक स्तर पर जब हम अगर इसका विस्तार चाहते हैं, अपने घर से उन समस्याओं का समाधान करते हुए हम विश्व के स्तर पर जाएंगे। कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम बहुत सारी चीजों को चाहकर एक साथ परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। और वो मुझे भी होगा जब हम इसको रोजगार का साधन बनेगा। देखिए, शिक्षा में आएगा तो रोजगार, शिक्षा और रोजगार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोजगार, अगर शिक्षा रोजगार परक हो जाएगी और उसमें हिंदी का प्रभाव आएगा, तो निश्चित रूप से उसमें स्वाभाविक रूप से हिंदी का प्रभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जिस इन सत्रों में आप देखेंगे और इसका जो विश्लेषण निकल के आएगा, समीक्षाएं होंगी सत्रों की, उसमें ये निकल के आना ही है
कि किस तरीके से हिंदी को रोजगार की भाषा बनाया जाए। क्योंकि हमारा समय, गजेंद्र साहब, समय समाप्त हो गया है मेरा। आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो कम शब्दों में अपनी बात रखी, हिंदी के लिए रखी, हिंदी कैसे आगे बढ़ सकती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।